हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी.com में आप सबका स्वागत है। आज हम मेंडल के नियम पढ़ने वाले हैं या आनुवांशिकता के नियम जो है वो पढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आपके कक्षा 10 में नहीं, आने वाली कक्षाओं में भी, आपके 12th क्लास में और इसके बाद में बीएससी में और आगे भी ये आपको हमेशा सहायता करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आनुवांशिकता के नियम या वंशागति के नियम, वंशागति के या आनुवांशिकता के या मेंडल के नियम। तीनों तरीके से इसे जाना जाता है। मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के या आनुवांशिकता के नियम। देखो, मेंडल ने जो इतने सारे प्रयोग किए थे, एकल संकर संकरण या द्विसंकर संकरण, उन सब संकरण के प्रयोगों के आधार पर वंशागति के 3 महत्वपूर्ण नियम दिए गए। वंशागति के 3 महत्वपूर्ण नियम दिए गए, जिसमें जो सबसे पहला नियम है उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा जो नियम है उसे पृथक्करण का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे दूसरा नाम और दिया जाता है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, शुद्धता किसकी? गैमेट्स की, युग्मकों की। और तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण नियम है जो वंशागति के नियम हैं और ये मेंडल के संकरण प्रयोगों के आधार पर इन नियमों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, अब हम एक एक नियमों को यहाँ डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभाविता का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। देखो, प्रभाविता का नियम समझने से पहले जो प्रभाविता का नियम है उस नियम को एक संकर संकरण जो है, हमने पिछले वीडियो में डेफिनेशंस पढ़ी, उसमें हमने एक संकर संकरण पढ़ा था। एक संकर संकरण। तो पहली बात, प्रभाविता का जो नियम है उस नियम को एक संकर संकरण द्वारा प्रूफ किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, या यूं कहें मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पर प्रभाविता का नियम जो है उसकी नींव रखी। ठीक है, अब पहले एक संकर संकरण समझे तो आपको प्रभाविता का नियम भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया गया, प्योर टॉल है, ये एकदम शुद्ध लंबा है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं होमोजाइगस है। कैसा है? समयुग्मजी है। और कैसा? लंबा। समयुग्मजी अवस्था में ये लंबा पौधा है। इसके लिए बुक्स में ऐसे शुद्ध शब्द भी यूज कर सकते हैं, दिया भी होता है बुक्स में, शुद्ध लंबा। और दूसरा जो पौधा लिया, दूसरा मटर का पौधा जो लिया वो शुद्ध बोना लिया गया। ये शुद्ध बोना है। ठीक है, इस शुद्ध बोने को आप इसे भी समयुग्मजी
समयुग्मजीय अवस्था में है, दोनों एलील्स एक ही प्रकार के हैं और है कैसा, बोना है, ड्वार्फ है। ठीक है, या आप इसके लिए भी वही शुद्ध शब्द यूज कर सकते हैं, शुद्ध बोना। अब जब शुद्ध बोना और शुद्ध लंबे पौधे के बीच क्रॉस जब मेंडल ने कराया तो उसे उम्मीद ये थी कि पौधे जो है, चूंकि एक तो शुद्ध लंबा लिया है, एक शुद्ध बोना लिया है, तो उसको उम्मीद ये थी मेंडल को कि अब जो हम जो जनरेशन प्राप्त करेंगे, जो अगली पीढ़ी जो इससे प्राप्त करेंगे, वो या तो क्या होगी कि चूंकि लंबा है और बोना है तो इन दोनों की औसत लंबाई का कोई पौधा होगा, या फिर जो पौधे हम प्राप्त करेंगे उनमें आधे लंबे होंगे, आधे बोने होंगे। मान लो उन्होंने क्या किया, ऐसे पौधे जो है इनके बीच में क्रॉस संकरण करवाया। मान लो 100 सेंटीमीटर लंबा पौधा था, 50 सेंटीमीटर लंबा बोना पौधा था, तो मेंडल को उम्मीद थी कि दोनों के बीच अगर संकरण करवाएंगे तो जो पौधे प्राप्त होंगे वो या तो 75 सेंटीमीटर वाले औसत लंबाई वाले होंगे, या फिर मान लो अगर उसके पहली पीढ़ी के 20 बीज उसे प्राप्त करते हैं तो उन 20 को बोएंगे तो उसे उम्मीद थी कि 10 जो है वो लंबे वाले होंगे और 10 जो है बोने वाले पौधे होंगे। लेकिन मेंडल की उम्मीद से उसे बिल्कुल अलग ही रिजल्ट मिला। उसने पाया कि जो पहली पीढ़ी थी उसमें जो पौधे प्राप्त हुए वो सभी के सभी पौधे लंबे थे। सभी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। F1 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में सभी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो ऐसे में मेंडल जो है बड़ा आश्चर्य किया उसने कि ये क्या बात हो गई, हमने तो कुछ और ही सोचा था और यहाँ कुछ और ही निकला। ठीक है, फिर उसने क्या किया, अभी यहाँ क्या होगा वो भी मैं बताऊँगा आपको, बात तब समझ में आएगी जब अगली पीढ़ी की बात होगी। फिर उसने क्या किया, इस जो पौधे प्राप्त हुए उनमें उसने कुछ नहीं किया, ऐसे के ऐसे उनसे बीज प्राप्त किए, उनको बोया, यानी कि उसमें स्वयं परागण होने दिया, उन बीजों में स्वयं परागण होने दिया और अगली पीढ़ी प्राप्त की। F2 पीढ़ी मेंडल ने प्राप्त की। तब F2 पीढ़ी में मेंडल ने देखा तो वो और ज़्यादा चौंक गए। कैसे, उन्होंने क्या देखा कि अब जो पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो कुछ तो लंबे प्राप्त हो रहे हैं, कुछ बोने भी हैं। और जब इन पौधों का उन्होंने अनुपात निकाला तो 3 पौधे लंबे, जहां अनुपात जो था वो 3:1 का था, 3 लंबे थे तो 1 पौधा बोना था। तब मेंडल ने सोचा कि कहीं न कहीं F1 पीढ़ी में क्या हुआ कि इन दोनों के बीच संकरण हुआ तो दोनों के युग्म विकल्पी उसमें मौजूद तो थे, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाए। और अगली पीढ़ी में जब वो एक ही स्थिति में समयुग्मजीय अवस्था में आए तब उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया। बोनेपन का जो लक्षण था वो यहाँ मौजूद तो था। यहाँ जब लंबे पौधों से उसने बोना पौधा प्राप्त किया तो वो ये सोच कर उन्होंने सोचा कि कहीं न कहीं बोनेपन का जो जीन या गुण या कोई कारक, मेंडल तो उन्हें कारक कहता था, तो कोई न कोई कारक जो बोनेपन वाला है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस आधार पर जो ये लंबे हुए, वास्तव में ये लंबे कुछ इस तरीके के लंबे थे जिसमें एक लंबेपन का गुण था और एक बोनेपन का था। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस आधार पर उन्होंने पहले नियम की नींव रखी और पहला नियम यह निकला कि जब विषम युग्मजीय अवस्था होती है, यानी कि जब दोनों स्वरूप, जब किसी लक्षण के दोनों स्वरूप, दोनों एलील विपर्यासी लक्षण एक साथ मौजूद हो, तब कोई सा एक लक्षण अपने आप को प्रकट करता है और कोई सा एक लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं करता है। और जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है वो प्रभावी लक्षण होता है और जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं करता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, तो इस आधार पर जो नींव रखी गई वो प्रभाविता के नियम की रखी और उन्होंने ये बताया कि प्रभाविता का नियम में क्या होता है कि विषम युग्मजीय अवस्था में या जब हम इनके बीच क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में हमेशा जो लक्षण प्रभावी होता है वो ही अपने आप को प्रकट करता है, जो प्रभावी होता है वो ही अपने आप को प्रकट करता है, वो वहाँ होता तो है
लेकिन साइलेंट होता है, अपने आप को प्रकट नहीं करता है, अपने आप को प्रकट वो नहीं करेगा, वो साइलेंट होगा। केवल कौन अपने आप को प्रकट करेगा? प्रभावी, डोमिनेंट जो होगा वो ही प्रकट करेगा। और इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं मेंडल के इस प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, आप ऐसे दोबारा समझे इसे कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने को बोया गया तो लंबे पौधे ही प्राप्त हुए सारे के सारे, और उसी इनके बीच में क्रॉस करवाया, लंबे और बोने के बीच क्रॉस करवाया तो सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। और उनसे जब स्वयंपरागण करवा के अगली पीढ़ी प्राप्त की तो लंबे भी मिले और बोने भी मिले, जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि कहीं न कहीं बोनेपन का कारक इसमें मौजूद तो था, बस वो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा था। और इसी से नियम बना पहला प्रभाविता का नियम, यानी कि विषम युग्मजी। ये कौन सी अवस्था है? विषम युग्मजी अवस्था। यानी कि नियम क्या बना? विषम युग्मजी। यानी कि नियम क्या बना कि विषम युग्मजी अवस्था में केवल और केवल प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट करता है, प्रभावी लक्षण के कारक अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। अप्रभावी लक्षण उस समय अपने आप को प्रकट नहीं करता, वो साइलेंट रहता है। वो रहता है लेकिन साइलेंट रहता है, वो अपने आप को प्रकट नहीं करता, और इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे आप शब्दों में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं। इसमें आपको दो बातें समझनी है। पहली बात, इसे हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? एक संकर संकरण द्वारा इस नियम को समझा जा सकता है। दूसरी बात, नियम होता क्या है? तो विषम युग्मजी अवस्था में, या जब दो समयुग्मजी लंबे विपर्यासी लक्षण जो विपरीत लक्षण वाले हैं, समयुग्मजी और समयुग्मजी विपर्यासी लक्षणों के बीच में, यानी कि लंबा और बोना या लाल और सफ़ेद, जो विपर्यासी लक्षण जो अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, यदि उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो वही लक्षण अपने आप को प्रकट करता है जो प्रभावी होता है। जो अप्रभावी होगा वो उस लक्षण को प्रकट नहीं करेगा, और इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। और आप इस तरह इसको साबित कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है प्रभाविता का नियम। अब हम बात करते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखो, पृथक्करण के नियम को भी हम एक संकरण द्वारा साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। कौन से? एक संकर संकरण द्वारा पृथक्करण के नियम को या युग्मकों की शुद्धता के नियम को साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे। अभी हमने क्या देखा, अगर शुद्ध लंबे, समयुग्मजी लंबा जो है वो, और समयुग्मजी बोना या शुद्ध बोना कह सकते हो, ये जब इनके बीच में क्रॉस करवाया तो हमने क्या देखा कि सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। और जब इनके बीच में हमने स्वयंपरागण होने दिया, इनका इन्हीं के साथ स्वयंपरागण होने दिया, तो हमने क्या देखा कि 3:1 फिनोटाइप इनका ये है, या लक्षण प्रारूप जो है। इस लक्षण प्रारूप में हमने क्या देखा, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बोना प्राप्त होता है, जो इस बात को साबित करता है कि ये बोनेपन का कारक कहीं न कहीं इसमें मौजूद था, कहीं न कहीं इसमें मौजूद था। अब इसको युग्मकों के रूप में समझें तो इसका मतलब इसमें जो युग्मक बन रहे हैं, चूँकि समान प्रकार के हैं, समयुग्मजी हैं, तो सभी एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसमें जब युग्मक बनेंगे तो सभी, चूँकि ये भी समयुग्मजी है, सभी एक प्रकार के बनेंगे। इनका जब संकरण होगा तो ये जो लंबे तो हैं, F1 पीढ़ी में जो लंबे प्राप्त हुए हैं, वास्तव में वो लंबे हैं, लेकिन उसमें एक प्रभावी लक्षण मौजूद है, दूसरा अप्रभावी लक्षण है, बोनेपन का लक्षण इसमें मौजूद है। और यही तो लक्षण आगे जाकर अगली दूसरी पीढ़ी में
F2 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट कर रहा है। इसका मतलब इन लक्षणों का पृथक होना निश्चित है। जब ये युग्मक बनाते हैं तब ये लक्षण अपने आप में प्रकट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, युग्मक प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। कैसे? इसे अब इसके आगे ऐसे समझो कि अब अगर इनका आप क्रॉस करवाते हो, यानी कि इनका स्वपरागणी करवाते हैं, इनका इन्हीं के साथ इसी प्रकार के पादप से अगर स्वपरागण होने देते हैं तो ऐसे में इससे जो युग्मक बनेंगे वो इससे ये युग्मक बनेगा, और एक युग्मक चूंकि अलग अलग प्रकार के हैं तो दो युग्मक बनेंगे। और नियम यही कहता है, पृथक्करण का नियम में क्या होता है, युग्मक शुद्ध हो जाते हैं। ये जरूर अशुद्ध था, लेकिन जब युग्मक बनेंगे तब सभी लक्षण अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाएंगे। और यही है युग्मकों का शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, यानी कि युग्मक बिल्कुल पृथक होकर जाते हैं। लक्षण, अब जैसे एक ही लक्षण की बात हो रही है, अगर बहुत सारे लक्षण हैं तो सभी लक्षण जो है उस युग्मक में पहुंचते हैं, वो निर्भर नहीं करते किसी दूसरे लक्षण पर। इसलिए इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। इसमें युग्मक बिल्कुल क्या होंगे, प्योर होंगे, शुद्ध होंगे। आगे और देखो, इसको समझेंगे आप कि ये अनुपात कैसे आया वो भी समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, जब युग्मक बिल्कुल अगर पृथक हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, तो ऐसे में उनके संकरण हम करवा के देखें इसके और इसके बीच में, क्योंकि ये जो युग्मकों का मिलना है वो तो रैंडमली होता है, यादृच्छिक होता है, बिल्कुल कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा किससे मिलता है। तो हम हर संभव कोशिश करेंगे कि युग्मक सारे मिले। पहले हम इस युग्मक को इन दोनों से मिला देते हैं। इस युग्मक को अगर इससे मिलाते हैं तो ये इस तरह का पादप तो लंबा होगा। इस युग्मक को अगर हम इससे मिलाते हैं तो इस तरह का पौधा ये भी लंबा होगा, लेकिन विषम युग्मजीय रूप से। प्रभाविता के नियम से यहाँ प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट करेगा। अब इस युग्मक को इससे मिलाते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है ये भी लंबा होगा प्रभाविता के नियम से, क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण मौजूद है। और ये देखें तो ये तो समयुग्मजीय अवस्था हो गई। ऐसे में सिर्फ बोना पौधा या यूं कहें अप्रभावी लक्षण ही अपने आप को प्रकट करेगा। क्योंकि ये तीन पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, और ये एक पौधा कैसा है, बोना है। जो लक्षण हमें साफ साफ दिख रहे हैं, जो हम देख सकते हैं, जो विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम लक्षण प्ररूप कहते हैं। और ये लक्षण प्ररूप कितना आ रहा है, 3:1 लक्षण प्ररूप 3:1। और अगर इनका जीनोटाइप देखें तो एक बिल्कुल प्योर रूप से जो है शुद्ध है, दो ऐसे हैं जो इम्प्योर या विषम युग्मजीय रूप से लंबे हैं, और एक जो है वो समयुग्मजीय रूप से बोना है। तो ये इनका जीनोटाइप या जीन प्ररूप होगा। और ये ही जो है वो प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध हो रहा था अनुपात। हमने जब प्रयोग किए ये चीज़ें तो हमने बनाई नहीं थी उसमें, और समझी क्या कि जो है वो पौधे ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, 3 पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं, एक बोना पौधा प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हमने ये जो इस तरीके से चीज़ को समझा तो ये सही है। इसका मतलब ये तो पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, ये दोनों इसी एक ही नियम में साफ, इसी एक ही संकरण में बढ़िया समझ में आ रहा है। कैसे? पहली बात, जब विषम युग्मजीय अवस्था बनती है, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, विषम युग्मजीय अवस्था में केवल और केवल कौन सा लक्षण अपने आप को प्रकट करेगा, प्रभावी लक्षण। बिल्कुल प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट करेगा। अप्रभावी क्या अपने आप को प्रकट करेगा, नहीं, बिल्कुल सही। अप्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, प्रभावी अपने आप को प्रकट करेगा। दूसरा नियम ये भी साफ साफ साबित हो रहा है कि जब युग्मक बन रहे होते हैं तो उसमें लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बगैर पृथक रूप से युग्मकों में पहुंचते हैं। इसका मतलब युग्मक जो है उस लक्षण के लिए प्योर होते हैं। लंबेपन का 2 लक्षण है। लंबेपन में लंबा मतलब लंबाई में क्या होता है, पौधा लंबा भी होगा, बोना भी होगा। लेकिन युग्मक में या तो पौधे का लंबेपन का गुण होगा या युग्मक में पौधे का बोनेपन का ही गुण होगा। दोनों गुण एक साथ कभी नहीं होंगे, ध्यान रखना। और यही तो नियम है युग्मकों की शुद्धता का। युग्मक बिल्कुल शुद्ध है लक्षण के मामले में। अगर लंबा है तो लंबा है, पौधा बोना है तो बोना है, पुष्प लाल है तो लाल है, उसमें सफ़ेद का गुण नहीं होगा। किसमें, युग्मक में बात हो रही है। और इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है,
इसे भी हम एकल संकर संकरण द्वारा साबित कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, असॉर्टमेंट मतलब उनका अभिगमन, अपव्यूहन जाना या उनका निर्णय भी आप क्या समझ सकते हो। अगर आपको ये नियम समझाना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो इस नियम को द्विसंकर संकरण द्वारा समझाया जा सकता है। पहली बात, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को किस नियम से समझा जा सकता है, किस संकरण से समझा जा सकता है? द्विसंकर संकरण द्वारा इसे समझा जा सकता है। द्विसंकर संकरण क्या होता है? याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने समझा था। द्विसंकर संकरण क्या होता है? जब आप दो लक्षण ले रहे हो संकरण के प्रयोगों के लिए। हम लक्षण कितने यूज कर रहे हैं? दो लक्षणों को। यहाँ हम अभी पिछले में सिर्फ एक लक्षण की बात की, पौधे की लंबाई की। यहाँ हम दो लक्षणों को लेते हुए प्रयोग करेंगे। पहले एक बार ये संकरण प्रयोग समझें, ये संकरण कैसे होगा द्विसंकरण, फिर नियम भी अपने आप आ जाएगा। देखो, अब हमें लक्षण कितने लेने हैं? दो लेने हैं। मान लो हमने लिया पौधे के, मटर के पुष्प का रंग ले लिया और हमने पता किया कि पुष्प के रंग जो है उसमें लाल रंग जो है पुष्प का वो प्रभावी नियम है। आप एक संकर संकरण द्वारा इसको साबित कर सकते हो। प्रभावी जो है वो लाल रंग है, वो प्रभावी माना। और पौधे का जो लंबापन है वो भी प्रभावी है। इसका क्रॉस पौधे के जो पुष्प है वो सफ़ेद पुष्प के साथ, और बोने लंबाई उसकी कम होनी चाहिए। पुष्प कैसा है? लाल, और उसकी लंबाई कैसा है? लंबा। पुष्प कैसा है? सफ़ेद, जो अप्रभावी लक्षण है, और साथ में पौधा कैसा है? बोना है। अब हमने कितने लक्षण ले लिए यहाँ? दो लक्षण की बात की। पुष्प के रंग की बात की जिसमें लाल रंग प्रभावी है, सफ़ेद रंग अप्रभावी है। पौधे की लंबाई की बात की जिसमें लंबा और बोनापन, लंबापन उसका प्रभावी है और बोनापन उसका अप्रभावी। जब हम शुद्ध रूप से लंबे और लाल पादप का शुद्ध रूप से सफ़ेद और बोने पादप के बीच में संकरण करवाते हैं, तो हमने क्या देखा? युग्मकों की ये जो शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, वो ये कहता है कि जो युग्मक बनेंगे वो एकदम प्योर बनते हैं लक्षण को लेते हुए। इसमें लाल रंग भी आएगा और इसके लंबेपन का लक्षण भी होगा, प्योर बनेगा। इसी तरह के सारे युग्मक बनेंगे। ठीक है, इसमें जो युग्मक बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे। सभी एक प्रकार के ही तो होंगे क्योंकि लक्षण एक ही तरह का है। ठीक है, एक, इसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो लक्षण युग्मक भी एक ही तरह के बनेंगे सारे। अब जब इन युग्मकों को, या यूं कहें कि इन पादपों के बीच में संकरण करवाया, तो जो पौधे F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई वो वास्तव में सभी के सभी लाल पुष्प वाले। अभी इसके युग्मक भी बाद में बनाते हैं, पहले समझो। युग्मकों को भी आप छोड़ दो। पौधे जो है लाल और लंबे जो हैं उनका क्रॉस सफ़ेद और बोनों के बीच में करवाया, बोने पौधों के बीच में। तो F1 पीढ़ी में लाल और लंबे पौधे प्राप्त हुए। ऐसे पौधे प्राप्त हुए जो लंबे हैं और उनमें पुष्प लाल रंग के हैं। जब इनकी F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, इनके बीच में स्वयंपरागण होने दिया और F2 पीढ़ी प्राप्त की। अभी हमें कोई पता नहीं है इसमें क्या सिस्टम है, उसका जीन क्या है। तो क्या देखा गया, मेंडल ने क्या देखा कि अब जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग ही हो रहे हैं, बिल्कुल नई बात आ गई। क्या हुआ? उसने क्या देखा, उनका अनुपात क्या देखा कि 9 पौधे तो ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो लंबे हैं और उनमें लाल पुष्प है। उसने क्या देखा, 3 पौधे ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो लंबे हैं और सफ़ेद पुष्प हैं, और उसने 3 पौधे ऐसे देखे हैं जो बोने हैं और लाल पुष्प हैं, और एक पौधा ऐसा देखा जो
सफेद पुष्प का और बोना है, तो उसे ये नो वाली बात भी जच गई। ठीक है, लंबे और लाल तो हमने जनक लिए थे तो होना जायज़ है। उसे ये बात भी जच गई कि सफ़ेद और बोना होना जायज़ है, क्योंकि उनके जनक ऐसे ही हैं, सफ़ेद और बोने वाले हैं। लेकिन उसने ये जो नए लक्षण देखे कि लंबे पौधे के साथ सफ़ेद फूल लगे हुए हैं और बोने पौधे के साथ लाल पुष्प लगे हुए हैं, जो तो बिल्कुल ही नहीं था। जनकों में ऐसा कोई गुण ही नहीं था। इस जनक में देख लो, है क्या ऐसा लंबे के साथ सफ़ेद? कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर ये नए कैरेक्टर आए कहाँ से, ये नए लक्षण आए कहाँ से? और इसी बेस पर फिर मेंडल ने तीसरा नियम की नींव रखी और वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब वो आपको समझ में आएगा क्या है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि कोई भी लक्षण, कोई सा भी लक्षण की जब वंशागति होती है, वो अगली पीढ़ी में जाते हैं, तो वो लक्षण दूसरे लक्षण को ना तो प्रभावित करता है ना प्रभावित होता है। ऐसे समझो, ये एक लक्षण है, ये अगली पीढ़ी में जाएगा तो यूं का यूं जाएगा, इसका इस लक्षण के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। ये लक्षण ना तो इसको प्रभावित करेगा ना इससे प्रभावित होगा, ये तो यूं के यूं जाएंगे अगली पीढ़ी में, ये दोनों के दोनों यूं के यूं जाएंगे अगली पीढ़ी में, और उससे अगली में भी यूं के जाएंगे। ये कभी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र रूप से अभिगमन हो रहा है अगली पीढ़ी में, इनका जो गमन हो रहा है अगली पीढ़ी में, जो इनका जाना हो रहा है, जो इनका निर्णय है, आप ऐसे समझो, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। भाई मुझे जाना है तो मैं जाऊंगा, तुम्हें जाना हो या नहीं जाओ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये खुद ना तो प्रभावित होते हैं ना किसी दूसरे को प्रभावित करते हैं, कोई सा भी लक्षण। यानी कि आप इसे सिर्फ एक लाइन में ये समझें कि लक्षण की वंशागति, किसी एक लक्षण की बात कर रहा हूँ, एक लक्षण की वंशागति किसी दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है और ना वो प्रभावित होती है। यानी कि यहाँ क्या हुआ, आपने क्या देखा कि लंबा पौधा, लंबेपन का जो गुण था वो जा रहा है, ठीक है, वो अपने आप अगली पीढ़ी में जा रहा है, उसका दूसरे इस लाल वाले कैरेक्टर के साथ कोई संबंध नहीं। लंबे वाले ने यहाँ तो चूंकि सीधे सीधे बन रहे थे इसलिए लंबा लाल हो गया, यहाँ लंबापन अपने आप जा रहा है, इसका इस लाल पुष्प वाले या यूं कहें पुष्प के रंग से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इनका आपस में भी संयोजन नया नया हो गए अपने आप ही। ठीक है, तो इसका मतलब कोई लक्षण किसी से, यानी कि ये लक्षण इसके साथ जुड़ा हुआ अगर ये है भी तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ छोड़ दिए। आप तो ऐसे समझो, जनक हमने लंबे और लाल रंग के लिए थे तो हमें उम्मीद थी कि दोनों लक्षण एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त हैं, जय और वीरू वाले, तो आपस में छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब पीढ़ियाँ प्राप्त हुई तो पता चला लंबे के साथ तो सफ़ेद आके बैठ गया। ये कहाँ से आया? इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। समझे? इससे आपको और अच्छी बात समझ में आएगी। लंबा और लाल पौधा हमने लिया जरूर, लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तभी तो यहाँ इनकी दोस्ती टूट गई और नया जोड़ा बन गया। ठीक है, तो इस तरह ये बात साबित होती है कि लक्षण कभी एक दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करते। इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये लक्षण इसकी वंशागति को प्रभावित नहीं करेगा और ये लक्षण इसकी वंशागति को प्रभावित नहीं करेगा। सभी लक्षण अब स्वतंत्र है बिल्कुल अगली पीढ़ी में जाने के लिए, वो दूसरे लक्षण से प्रभावित नहीं होते हैं ना दूसरे लक्षण को प्रभावित करते हैं। ये नियम कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इस चीज़ को हम डिटेल से समझ लेते हैं। नियम तो यहाँ समझ में आ गया, अब इस द्विसंकर संकरण को अब और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब युग्मक बनाकर समझ लेते हैं ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। कैसे? देखो, हमने यहाँ तक युग्मक बना लिए। अब ये युग्मक आपस में जब संयोजित होंगे तो कुछ इस तरह की पीढ़ी प्राप्त होगी। क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है लंबापन, इसीलिए तो पौधा लंबा हुआ। यहाँ लंबापन आर बड़ा था, आर प्रभावी था, लाल रंग, इसलिए पुष्प लाल हुआ। तो यहाँ पौधा लंबा और लाल था और यही बात साबित हुई थी किसमें? F1 पीढ़ी में।
अब F2PD आपको बनानी है, इससे जब युग्मक बनाने हैं तो युग्मक बनाने का एक तरीका आपको बताता हूँ, बहुत आसान सा। जब अलग अलग तरीके के होते हैं तो युग्मक कुछ इस तरीके से बनाओ। कैसे बनाओगे? शुरू के जो लक्षण है उसको इस तरीके से रखो, उसके बाद वाले उसके ऊपर यूं अलग अलग रख दो, बाद वाले दोनों के साथ रख दो, और इनका इससे इसका इससे इस तरह बना दो। तो क्या बनेगा? T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। इस तरह 4 युग्मक बनेंगे। इससे एक से युग्मक कितने बनेंगे? 4 युग्मक कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। और इसे निकालने का एक तरीका भी है। अगर आपको युग्मक निकालने कई बार पूछे जाते हैं, बड़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इस तरह के जीनोटाइप से कितने युग्मक बनेंगे, तो इसका फॉर्मूला है 2 की घात n। n बराबर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, उसमें विषम युग्मजी कितने हैं वो बता दो। n क्या है? विषम युग्मजी की संख्या। इसमें ये भी विषम युग्मजी है, ये भी विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी कितने हैं? 2 हैं। तो 2 की घात 2 बराबर कितने हो गई? 4। यहाँ युग्मक कितने बने? 4 ही तो बने। तो इससे ये बात आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसको आप नोट कर लेना। विषम युग्मजी निकालने का युग्मक निकालने का ये फॉर्मूला है 2 की घात n। और इस तरह आपके युग्मकों की स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है, अब हम इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं। इसको चेकर बोर्ड कहते हैं, पन्नेट स्क्वायर बोर्ड भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हमको जो पीढ़ी मिली थी वो इस तरह की थी। इसका हम स्वयंपरागण कर रहे हैं। 4 जो हैं इधर है, और 4 ही आप युग्मक जो हैं दूसरे पादप के ले लेंगे। तो ये इस तरह ले लेंगे, स्मॉल t कैपिटल R और चौथा स्मॉल t स्मॉल r। बस अब आपको क्या करना है, इसको जो पन्नेट स्क्वायर बोर्ड कहते हैं, इसे पन्नेट चेकर बोर्ड या पन्नेट स्क्वायर बोर्ड, पन्नेट नाम के वैज्ञानिक ने ये तरीका बताया था। अब आप इसको और इसको मिलाओ तो क्या क्या बनेगा? कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R। अब इसको और इसकी बात करो, कैपिटल T है, दोनों लिख दिया, कैपिटल R स्मॉल r। इसी तरह इसको मिलाओ तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R। इसको और इसको मिलाओ, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, अब बात करो आप इसकी। सबसे पहले इसकी और इसकी, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r। फिर इसी तरह यहाँ कैपिटल T स्मॉल r। ये कैपिटल T और इसका कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। और इसको मिलाएं तो कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल r। ठीक है, इसके बाद में इसको और इसको, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R। इसको और इसकी कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। अब इसको और इसको मिलाओ तो स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R। इसी तरह इसको और इसको देखें तो स्मॉल t है कैपिटल R है स्मॉल r है। इसी तरह आप इसको देखो, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। इसी तरह और इसको देखोगे तो कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल r। यहाँ इन दोनों को देखो, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। और इनको देखोगे तो आप स्मॉल t स्मॉल r और स्मॉल r। ये वाला जो है ये तो इस जैसा है बिल्कुल, इसका मतलब सफ़ेद और बोना होगा। ये एक, इसमें जो अनुपात प्राप्त होता है, फिनोटाइप जो है वो 9-3-3-1 प्राप्त होता है। 9 पौधे इस जनक जैसे लंबे और लाल, 1 पौधा इस जनक जैसा सफ़ेद और बोना। लेकिन ये जो है ये इनके अपोजिट, यानी कि लंबे के साथ सफ़ेद, बोने के साथ लाल, लंबे के साथ सफ़ेद, बोने के साथ लाल। वो चीज़ आप जो है वो यहाँ साबित कर सकते हो। कैसे? देखो, यहाँ देखो, आपको मैं लंबे और लाल वाले बताता हूँ। बताओ ये लंबा होगा कि नहीं? बिल्कुल लंबा। और ये लाल होगा कि नहीं? लाल। एक हो गया। ये लंबा हुआ प्रभाविता के नियम से, ये लाल हुआ तो ये भी लंबा और लाल।
इसकी बात करो प्रभाविता के नियम से, ये लंबा है, ये लाल है, तो ये लंबा और लाल हो गया। इसको देखो, ये भी प्रभाविता के नियम से लंबा है, ये भी लाल है प्रभाविता के नियम से, तो ये भी लंबा और लाल हो गया। इसको देखो, प्रभाविता के नियम से ये भी लंबा है और साथ में प्रभाविता के, ये सीधे सीधे है, ये प्रभाविता के नियम से ये भी लंबा और लाल हो गया। फिर इसको देखो, प्रभाविता के नियम से ये लंबा है, ये लाल है, तो ये भी लंबा और लाल हो गया। ठीक है, अब आप इसे देखो, ये लंबा है और ये लाल है, तो ये भी लंबा और लाल हो गया, ये भी लंबा और लाल हो गया प्रभाविता के नियम से, ये भी प्रभाविता के नियम से लंबा और लाल हो चुका है। अब गिनो कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 पौधे ऐसे होंगे जो लंबे और लाल होंगे। ठीक है, अब आप इन 3 पर विचार करो। ये देखो, इस हिसाब से तो लंबा है, लेकिन इसमें स्मॉल आर है, मतलब पुष्प कैसा होगा, सफ़ेद, तो लंबा और सफ़ेद। यहाँ देखो, ये भी लंबा होगा, लेकिन स्मॉल आर है तो सफ़ेद होगा, तो 2 हो गए। इसी तरह इसको देखो, लंबा होगा, लेकिन यहाँ स्मॉल आर मतलब सफ़ेद होगा, तो ये भी लंबा और सफ़ेद, लंबा और सफ़ेद। 3 हो गए, 3 खत्म। अब 3 यहाँ जो बच रहे हैं उनको देखो, बोना है लेकिन लाल फूल है, कैपिटल आर, बोना है लेकिन ये भी लाल फूल है, बोना है लेकिन ये भी लाल फूल है। 3 ये पूरे हमने डिस्कस कर लिए। तो जो पौधे प्राप्त हुए उनका जो अनुपात प्राप्त हुआ कैसा हुआ, फिनोटाइप है ये लक्षण प्रारूप है। क्या है ये, लक्षण प्रारूप। जो 9, 3, 3, 1 प्राप्त हुआ, 9 पौधे और 1 पौधा तो इसके एक इन जनकों जैसे ही थे, लेकिन ये अपोजिट है, लंबे के साथ सफ़ेद लगा दो, बोने के साथ लाल लगा दो, ये 3, 3 प्राप्त हुए। ठीक है, कई बार बड़ी एग्जाम्स में ऐसे और पूछ लिया जाता है कि बताइए कि लंबे और सफ़ेद पुष्पों का प्रतिशत कितना होगा। अगर आपको प्रतिशत में पूछा जाए तो प्रतिशत जैसे गणित में निकलती है वैसे निकाल सकते हैं। हमें 3 पौधे लंबे और सफ़ेद फूल वाले प्राप्त हुए, कितने में से, 16 में से, गुणा 100 कर दो, प्रतिशत आ जाएगा। यही है प्रतिशत का नियम। आपको कितने अंक कितने में से प्राप्त हुए गुणा 100 करते हो ना, वही चीज़ यहाँ है, कितने फूल प्राप्त हुए कितने में से प्राप्त हुए गुणा 100 कर दो। तो 300 में से 16 भाग देंगे तो आपका ये संख्या अपने आप आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये पन्नेट स्क्वायर बनाना भी हमने यहाँ सीख लिया है, और स्वतंत्र अपव्यय का नियम भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता जब उसकी वंशागति होती है, जब वो अगली पीढ़ी में जाता है, इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से इनको दोहरा देता हूँ। पहले है प्रभाविता का नियम। ये हमने क्या देखा कि विषम युग्मजीय अवस्था में वही लक्षण अपने आप को प्रकट करता है जो प्रभावी होता है, और इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक अपने लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई दूसरा मिक्सचर नहीं होता है। तीसरा, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, जब एक लक्षण की वंशागति हो रही है तो वो दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, ना वो दूसरे लक्षण को प्रभावित करता है ना प्रभावित होता है, बिल्कुल फ्री है, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये वंशागति के नियम या मेंडल के जो वंशागति के नियम हैं वो पढ़े। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। वीडियो अगर आपने पहली बार देखा है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को शेयर करें।